ढोलकपुर गांव में सीमा ताई नाम की एक औरत रहती थी जो गांव में ढाबा चलाती थी। उसके ढाबे की दाल मखनी बहुत मशहूर थी। दूर दूर के गांव के लोग सिर्फ उसकी दाल मखनी खाने के लिए आया करते थे। लेकिन सीमा ताई एक बेहद क्रूर स्वभाव की और बेहद लालची किस्म की औरत थी। आज भी वो बेहद गुस्से में अपने ढाबे के नौकर साथिया को आवाज लगा रही थी। अरे साथिया, साथिया, ओ साथिया, कहाँ मर गए? देख बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और तू है कि गायब है? क्या हुआ ताई, क्या हुआ? दिख नहीं रहा क्या? ग्राहक रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं और तू उनकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर रहा है। ऐसी बात नहीं है ताई, दाल में थोड़ा नमक कम था, अब बस वो डाल रहा था। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ग्राहकों पे भी ध्यान दे। मेरा ढाबा बंद करवाएगा क्या? शाम को सीमा ताई पैसे गिन रही थी कि तभी साथिया सीमा ताई के पास आकर बोला, ताई मैं आपसे पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, लेकिन आप है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही है। तनख्वाह बढ़ाने की बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे पैसे पेड़ पर लटकते हैं। बोल तो दिया अगले साल बढ़ाऊंगी। अरे ताई, मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए। अब तो ढाबा भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगा है। अब तो ग्राहक भी बहुत आने लगे हैं और मैं आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं देता। लेकिन आप जो मुझे पैसे देती है उससे मेरे परिवार का पेट भी नहीं भर पाता। तो क्या मैंने तेरे परिवार का पेट पालने का ठेका ले रखा है? ताई यह मत भूलिए, इस ढाबे की दाल मखनी जो दूर दूर तक मशहूर है उसे मैं ही बनाता हूँ। मैं कितनी मेहनत करता हूँ और सिर्फ आपसे कुछ ही पैसे बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। ये बात सुनकर सीमा ताई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो ये कहना चाहता है कि तेरी बनाई हुई दाल मखनी से मेरा ढाबा चल रहा है और बाकी का सब खाना बेकार होता है? नहीं नहीं, मेरे कहने का गलत मतलब मत लीजिए। बेकार की बकवास तू मत कर साथिया। सच तो ये है कि जब से मेरी बहू मेरे घर आई है तब से मेरे दिन बदल गए हैं। मेरे बहू के पैर ढाबे के लिए बहुत शुभ साबित हुए हैं। तेरे जैसा मनहूस इस बातों को क्या समझेगा? और रहा सवाल तेरी दाल मखनी का, अरे खाना बनवाने वाले लोग चंद पैसे में बहुत मिल जाते हैं। ताई, मैंने आपका नमक खाया था, इसलिए मैं इस ढाबे को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन आप जब मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो मुझे मजबूरन धर्मा भैया के ढाबे पर जाकर काम करना पड़ेगा। वो बहुत दिनों से मेरे घर के चक्कर लगा रहे हैं और वो आपसे दुगना पैसे देने को भी तैयार है। अरे तो ये क्यों नहीं कहता कि तू मेरे दुश्मनों से जा मिला है? लालची धोखेबाज, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर इस ढाबे से बाहर निकालूं, निकल जा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मेरे बाकी के बचे हुए पैसों का हिसाब तो कर दीजिए। पैसे? कैसे पैसे? नमक हराम, चुपचाप चला जा यहाँ से। साथिया उतरा हुआ मुंह लेकर सीमा ताई के ढाबे से निकल जाता है और सीधे धर्म के ढाबे में जाकर पहुंच जाता है। साथिया को देखकर धर्मा, जो कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, मुस्कुराता हुआ बोला, मैं जानता था साथिया, कमला तुझे एक न एक दिन धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। उसे मैं बरसों से जानता हूँ। शायद तू नहीं जानता, जब मैं तेरी उम्र का था तब से मैं उसी के ढाबे पर काम करता था। वो 1 नंबर की लालची औरत है। जब मैंने भी उससे पैसे बढ़ाने की बात की थी तो वो मुझसे बुरा व्यवहार करने लगी थी। ये तो उसकी पुरानी आदत है। चल तू दिल छोटा मत कर, आज से तू मेरे ढाबे पर काम करना, अपना ढाबा समझकर, ठीक है ना? साथिया उस दिन से धर्मा के ढाबे पर काम करने लगा। इधर सीमा ताई ने अपने ढाबे पर दूसरा नौकर रख लिया, लेकिन अब उसके ढाबे का खाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन मुखिया कुछ लोगों को लेकर सीमा ताई के ढाबे पर खाना खाने आए। और सुनाओ सीमा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ मुखिया जी। आज आप मेरे ढाबे का रास्ता कैसे भूल गए? सोचा आज तुम्हें देख लो और तुम्हारे ढाबे की दाल मखनी भी चख लो। कुछ भी कहो सीमा, तुम देखने में आज भी बड़ी सुंदर लगती हो। आप भी ना मुखिया जी, बुढ़ापे में भी आपकी छेड़ने की आदत नहीं गई और कभी जाएगी भी नहीं। सीमा, जब जब तुम्हें देखता हूँ तुम्हें छेड़े बगैर रह ही नहीं सकूंगा। अरे कुछ तो शर्म करो मुखिया जी, अब तो बच्चे भी जवान हो गए हैं। हम भी जवान से कम थोड़ी ना है। आप बैठिए, मैं आपके लिए दाल मखनी लगवाती हूँ। मुखिया अपने साथ आए मेहमानों के साथ बैठ गया, मगर जैसे ही मुखिया और उसके साथ आए मेहमानों ने दाल मखनी का एक लुकम खाया, उनके चेहरे की हंसी गुस्से में बदल गई। ये कैसी दाल मखनी बनाई है? अरे भाई, इसमें मक्खन तो दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ कड़वा कड़वा तेल नजर आ रहा है। नहीं नहीं मुखिया जी, दाल मखनी तो वैसे ही बनी है,
जैसे हमारे ढाबे में बनती आ रही है। मुखिया और उसके मेहमान गुस्से से उठकर खड़े हो गए। सीमा ताई, पहले तो तुम्हारे ढाबे की दाल मखनी दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे ढाबे से ज्यादा बेकार दाल मखनी कहीं नहीं खाई। तुमने तो मेरे मेहमानों के सामने मेरी नाक ही कटवा दी। इतना कहकर मुखिया गुस्से में वहाँ से चला गया और सीमा ताई अपना सिर पकड़कर बैठ गई। अरे कहाँ मर गया तू? क्या हुआ मालकिन? अरे जब से मैंने तुझे काम पे रखा है तब से मेरे ग्राहक मुझे गालियां देकर जा रहे हैं। आज तो हद हो गई। गांव का मुखिया भी मुझे बुरा बोलकर चला गया है। जो मेरी तारीफ करते थकता नहीं था। अब इसमें मेरी क्या गलती? मुझे जैसे दाल मखनी बनानी आती है मैंने वैसी ही बनाई है। अरे तो साथिया जैसी दाल मखनी नहीं बना सकता क्या? हर किसी के हाथ का स्वाद अलग होता है। ग्राहकों को सिर्फ और सिर्फ साथिया के हाथ की दाल मखनी खाने की आदत पड़ चुकी थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बिरजू। ऐसे ही रहा तो मुझे अपने ढाबे पे कुछ ही दिनों में ताले लगते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन बाद सीमा ताई की बहू अनीता अपनी सहेली अंजू के साथ अपनी सास के ढाबे पर आ जाती है। अपनी बहू को देखकर सीमा ताई खुश होके बोली, अरे बहू, तू आज यहाँ कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? माँ जी, मेरी दोस्त है अंजू, शहर से आई है। जब मैंने इसे बताया कि हमारे ढाबे की दाल मखनी बहुत ज्यादा मशहूर है तो ये मुझसे दाल मखनी खाने की जिद करने लगी। ठीक है, तू इसे अंदर बिठा दे, मैं इसके लिए स्पेशल दाल मखनी तैयार करवाती हूँ। अनीता अंजू को लेकर ढाबे के अंदर बैठ गई। सीमा ताई ने तुरंत नौकर बिरजू को आवाज लगाई, अरे बिरजू। जी मालकिन। मेरी बहू की सहेली शहर से आई है सिर्फ दाल मखनी खाने के लिए। उसे हर हाल में हमारे ढाबे की दाल मखनी पसंद आनी चाहिए, नहीं तो मेरी बहू की नाक कट जाएगी। बिरजू गर्मा गर्म दाल मखनी अनीता की सहेली के सामने परोस देता है, मगर जैसे ही अंजू ने एक निवाला खाया तो उसे उबकाई आने लगी। क्या हुआ अंजू, क्या तुम्हें दाल मखनी पसंद नहीं आई? अरे तू तो बोल रही थी कि मेरे सास के ढाबे की दाल मखनी दूर दूर तक मशहूर है, मगर मैंने इससे खराब दाल मखनी जिंदगी में कभी नहीं खाई है। तूने तो मेरा एकदम मूड खराब कर दिया यार। इतना कहकर अंजू गुस्से से वहां से चली जाती है। अनीता का मूड भी बेहद खराब हो चुका था। वो गुस्से से अपनी सास को बोली, ये सब क्या है माँ जी? आपने तो मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे क्या बताओ बहू, जब से ये साथिया इस ढाबे से गया है ना, मेरे ढाबे की तो ऐसी की तैसी हो गई है। इतना कहकर सीमा ताई ने अपने बहू को सारी घटना बता दी। अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा उपाय है। कैसा उपाय बहू? माँ जी एक ऐसा उपाय है कि सिर्फ इस गांव के नहीं बल्कि दूसरे गांव के लोग भी सिर्फ हमारे ढाबे पे ही आकर खाया करेंगे और धर्मा के ढाबे पे कोई नहीं झांकेगा। अरे बहू, भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तेरे पास कोई चमत्कारिक जड़ी बूटी है? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए माँ जी। कल से आपके ढाबे पर मैं खाना बनाऊंगी, मगर ध्यान रखिएगा जब भी मैं खाना बनाऊं तो कुछ देर के लिए अपने नौकर बिरजू को रसोई से दूर हटा देना और फिर आप कमाल देखिएगा। अगले दिन सीमा ताई ने बिरजू को रसोई से दूर रखा। सीमा ताई ने देखा कि अनीता ने खाना तैयार करने के बाद अपने पर्स से शीशी निकालकर उसमें से 2-4 बूंदे दाल मखनी में डाल दी। बहू ये क्या है? तो इसमें कहीं जहर तो नहीं मिला रही? नहीं माँ जी, ये एक नशीला केमिकल पाउडर है जिसे मैंने स्पेशली विदेश से मंगवाया है। अरे कहीं ये भांग की बात तो नहीं कर रही है? भांग के जमाने बहुत पुराने हो गए माँ जी, ये भांग से भी ज्यादा आगे है। इसे खाने के बाद ग्राहक 24 घंटे हमारी दाल मखनी के बारे में ही सोचेंगे। अब आप बिरजू को बुलाकर ग्राहकों को खाना लगवा दीजिए, मगर हाँ याद रखिएगा माँ जी इस बात का जिक्र भूले से भी किसी के सामने मत करना, क्योंकि ये कानून की नजर में अवैध है। अरे बाहर में गया कानून, मुझे भला कानून से क्या मतलब, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। लेकिन हाँ मैं तेरी बात याद रखूंगी, मैं इस बात का जिक्र आईने में भी अपने आप से भी नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से सीमा ताई के ढाबे पे भीड़ दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब तो लोग अपने घर का खाना छोड़कर सीमा ताई के ढाबे का खाना खाने के लिए आने लगे। इधर धर्मा के ढाबे पर सिर्फ एक ग्राहक खाना खाने के लिए आया। अरे भाई बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से दाल मखनी लगाओ। मैं सीमा ताई का ग्राहक हूँ, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ है और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। उस ग्राहक को दाल मखनी लगा देता है, मगर दाल मखनी का एक निवाला मुंह में लेते ही गुस्सा होकर बोलता है, ये दाल मखनी है या कचरा है? अब मेरी समझ में आया कि तुम्हारे ढाबे पर कुत्ते क्यों लौट रहे हैं।
अरे इतनी बेकार दाल मखनी तो कोई कुत्ता भी नहीं खाएगा। मेरी ही गलती थी जो मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गया। इतना कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है। समझ में नहीं आता धर्मा भाई, आखिर ये क्या चल रहा है। मेरे हाथ की दाल मखनी तो लोग बहुत पसंद करते थे, अचानक उन्हें इतनी नफरत होने लगी, कुछ समझ में नहीं आया। तभी वहाँ पे एक साधु आ जाता है। अलख निरंजन, बच्चा, बाबा को भूख लगी है, क्या कुछ बाबा को खिलाओगे? लेकिन खिलाने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, बाबा के पास तो पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, पेट भरने के बाद बाबा तुम्हें बहुत सारी दुआएं देगा। बाबा, आप ही की तो दुआओं की जरूरत है, क्योंकि हमारे ढाबे पर तो ताला लगाने की नौबत आ गई है। चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, जल्दी से गर्मा गर्म अपने ढाबे का पसंदीदा व्यंजन लगा दे। साथिया साधु के सामने अपनी बनाई हुई दाल मखनी रख देता है। देखते ही देखते वो सारी की सारी दाल मखनी रोटियों के साथ खाकर बोलता है, बेटे, तेरी दाल मखनी तो बहुत स्वादिष्ट है रे, चिंता मत कर, बहुत जल्द ही तू तरक्की करेगा। अरे बाबा, कहाँ से तरक्की करूँगा? तरक्की तो इस वक्त सीमा ताई कर रही है, उसके यहाँ की दाल मखनी हमारे यहाँ की दाल मखनी से कहीं ज्यादा बेहतर है। धर्मा की बात कर साधु मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है और सीधा सीमा ताई के ढाबे पे जाकर पहुँच जाता है और सीमा ताई की तरफ देखकर बोलता है, अलख निरंजन, बाबा को कुछ खाने को दे दे, लेकिन खाना देने से पहले एक बात का ध्यान रखना, बाबा के पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, दुआएं बहुत सारी है। पैसे नहीं है तो यहाँ पर क्यों ठूसने के लिए आया है? जब जेब में पैसे हो तब यहाँ आकर खाना खाना, यहाँ पर खाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। सीमा ताई की बात सुनकर साधु के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ जाती है। अरे आप तो बहुत पहुंचे हुए साधु बाबा है, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पास इतना ढेर सारा पैसा है? अगर मुझे पहले पता होता तो सबसे पहले आप ही का नंबर लगता। मैं कोई बात करने नहीं आया, हम पहले नाप तोल कर बोलते हैं, अब समय खराब मत कर, जल्दी से मेरे लिए अपने ढाबे की सबसे पसंदीदा मशहूर व्यंजन लगवा दे। मेरे ढाबे का तो सबसे मनपसंद मशहूर व्यंजन दाल मखनी ही है। तो फिर देर किस बात की है? सीमा ताई ने जल्दी से साधु के लिए दाल मखनी लगवा दी। साधु ने मुश्किल से एक ही निवाला चबाया होगा और उसने बड़ी तेजी से वो थूक दिया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा और वो गुस्से में खड़ा हो गया। साधु को गुस्से में देखकर सीमा ताई बोली, क्या हुआ साधु बाबा, आपके चेहरे पर इतना क्रोध कैसे झलकने लगा? क्योंकि तेरी दाल मखनी में बिल्कुल स्वाद नहीं है। हाँ, मगर इसमें कुछ है, तो वह एक नशीला पदार्थ जो भारत में बैन है। साधु की बात सुनकर सीमा ताई और उसकी बहू के होश उड़ गए। अब आपको कैसे पता? अनीता ने इतना कहा ही था कि साधु ने अपनी दाढ़ी और मूछ निकालकर फेंक दी और तुरंत पिस्तौल निकाल दी। देखते ही देखते ढाबे के कुछ व्यक्ति उठकर खड़े हो गए और उसके साथ हो गए। मेरा नाम है आर्यन, सीबीआई नारकोटिक्स विभाग हमें लगातार सूचना कर रहा था कि इस गांव में ड्रग की सप्लाई की जा रही है। जब मैंने तुम्हारी दाल मखनी चखी, मैं उसी वक्त समझ गया कि इसमें एक नशीला पदार्थ मिलाया गया है। सीमा ताई और अनीता तुरंत सीबीआई इंस्पेक्टर आर्यन के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। और तुम्हें इस लालच की सजा भुगतनी पड़ेगी। अब तुम दोनों की सारी जिंदगी जेल में कटेगी। इसके बाद आर्यन और वहाँ के मौजूद पुलिस वालों ने सीमा ताई और अनीता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और इसके बाद धर्मा का ढाबा बहुत अच्छे से चलने। गोरखपुर शहर में ललिता नाम की एक महिला रहती थी। उसको शहर की लड़कियां बहुत पसंद थी। उसका एक जवान बेटा था। ललिता का सपना था कि वह अपने बेटे के लिए शहर की बहू लाए। ललिता एक दिन सुमित से बोलती है, सुमित, मुझे अब अपने घर एक सुंदर बहू लानी है। माँ, क्या आप रोज रोज एक बात बोलती हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बस सुमित, मैंने सोच लिया है, मुझे तेरी शादी करनी है और मुझे गांव की लड़कियां पसंद नहीं है। मैं तो शहर की बहू लाऊंगी। लेकिन माँ, गांव में अपनी शहर की लड़की कौन देगा? अरे मेरे लाल, तू उसकी टेंशन मत ले, बस तू शादी के मंडप पर बैठ जाना, बाकी सबकी जिम्मेदारी मेरी। ललिता सोचते हुए बोलती है, बहुत इतराती है ना आस पड़ोस की औरतें, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। जब वे देखेंगे ना मेरे घर में शहरी बहू,
तब उनका मुंह देखने लायक होगा। और वह मुस्कुराने लगती है। तभी सुमित बोलता है, माँ ठीक है, जैसा आप ठीक सोचो। इतना कहकर सुमित काम पर चला जाता है। ललिता अपनी बचपन की सहेली सुशीला को कॉल करती है। हेलो सुशीला, कैसी है रे? हेलो ललिता, मैं ठीक हूँ। आज कैसे याद कर लिया तूने मुझे? अरे ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो तुझे रोज याद करती हूँ रे, बस टाइम निकल जाता है काम करते करते। अरे तो अब तेरी उम्र हो गई है, अब तो थोड़ा काम कम किया कर। और सुमित भी बड़ा हो गया है, उसकी शादी वादी कर। अरे इसीलिए तो कॉल किया है। मुझे मेरे बेटे के लिए शहर की लड़की चाहिए। बता, कोई है तेरी नजर में सुंदर सुशील लड़की मेरे सुमित के टक्कर की? हाँ हाँ, मैं बात करती हूँ, अगर तू चाहती है तो। हाँ हाँ कर। सुशीला लड़की के माँ बाप से बात करती है। लड़की के माँ बाप शादी के लिए मान जाते हैं। सुशीला दोनों परिवारों को मिलाती है। सुमित को रीना बहुत पसंद आती है और रीना को भी सुमित बहुत पसंद आता है। कुछ दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद मुंह दिखाई के दिन आसपास के गांव की औरतें घर आ जाती हैं। चल बहू, अपना घूंघट मुंह पर डाल ले और अपना मुंह छुपा ले। मुंह छुपा लूं? वह क्यों? आई मीन बीन कुछ नहीं बेटा, तू बस वैसा कर जैसा मैं बोलती हूँ। अगर तू अपना मुंह नहीं छुपाएगी तो मुंह दिखाई कैसे होगी? रीना सास की बात मान लेती है और ललिता के पीछे पीछे आ जाती है और बैठ जाती है। पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई करती हैं। ललिता, क्या बहू लाई हो, एकदम हीरा है, हीरा। हाँ हाँ, किसी की नजर ना लगे इस कमल से चेहरे को तो। बड़ी भाग्यशाली है तू, जो तुझे शहर की बहू मिली है ललिता। वही तो, रूप रंग और चाल चलन भी कितने सुंदर हैं और पढ़ी लिखी भी है और होनहार भी। मैंने तो तुम सबसे कहा ही था ना, मेरी बहू लाखों में एक होगी। देखो ले आई ना वैसी ही जैसा कहा था। रीना के आने से ललिता का नाम और बढ़ गया था। रोजाना कोई न कोई ललिता को बधाइयां देता और उसकी बहू की तारीफ करता। यह सब सुनकर ललिता खुश तो होती, लेकिन घर में उतनी ही परेशानी हो रही थी और अब ललिता और सुमित को उसका सामना करना पड़ता था। मम्मी जी, यह क्या है यार? क्या है यार? तुझे तमीज नहीं है? सास से यार वार कह रही है। तमीज क्या होती है मम्मी जी? मुझे कॉलेज में सब्जेक्ट में तमीज नहीं पढ़ाया गया था। ओके, सो दैट्स व्हाई मुझे तमीज नहीं है। अरे रीना, माँ जी का मतलब मैनर्स से है। मैनर्स माय फूड। मैं गांव की लाइफ जीते जीते थक गई हूँ, तो अब मुझे इस घर का रेनोवेशन करना है। मतलब क्या है तेरा बेटी? रीना, क्या बात कर रही हो? अचानक क्या हुआ? सुनो दोनों ने, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं मायके चली जाऊंगी। अरे यह मत बोलो, बोलो क्या करना है, बोल। मुझे घर का सारा फर्नीचर चेंज करना है, क्योंकि ये मेरी स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है। यहाँ ये जो डब्बे जैसी टीवी रखी है, मुझे यहाँ बड़ी स्क्रीन वाली एलईडी चाहिए। और मटके का पानी पी पी कर तो मेरा गला खराब हो जाएगा। सो दैट्स वाई मुझे यहाँ फ्रीजर चाहिए। और हाँ, एक और बात, यह जो फैन है ना मेरे कमरे में चल रहा है, मुझे इसके बदले एसी चाहिए। बेटी, जो तुम बोल रही हो वो मुमकिन नहीं है। इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ रीना, माँ जी ठीक बोल रही हैं। मेरी इतनी सैलरी नहीं है जो मैं तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, अपने गहने बेचो या जमीन, पर कुछ भी करके मुझे यह सब चाहिए, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे ऐसा मत बोलो, मैं करता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए। इतना बोलकर रीना अपने कमरे में चली जाती है। ललिता और सुमित रीना की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। हाय, पता नहीं मेरे किस जन्म का पाप है,
जो मुझे ऐसी बहू मिल गई। मैंने तो सोचा था कि शहर की बहू होगी तो समझदार, पढ़ी लिखी और सुंदर होगी, पर यह तो ऐसी निकली। माँ जी, अब क्या ही कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ जो रीना ने बोला है वो करने की। इतना बोलकर सुमित काम पर निकल जाता है। एक दिन की बात है, रीना वन पीस पहनकर गांव की मार्केट में चली जाती है। गांव के सारे लोग उसको देखते हैं और उसकी बहुत बुराई करते हैं। जब ललिता घर पर आती है तो कुछ औरतें घर आकर ललिता को सारी बातें बताती हैं और बोलती हैं, अरे ललिता, हमको तो लगा था कि यह लड़की बहुत संस्कारी और समझदार है, लेकिन इसने तो बीच बाजार में नाक कटवा दी। हम समझते हैं कि तुम्हारी बहू शहरी है, पर अब वह गांव में एक बहू है और उसको गांव का तौर तरीका समझाओ, वरना तुम्हारी बहू रोज छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती रहेगी। ललिता यह सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वहीं सुमित भी घर आ जाता है। ललिता उसको सारी बात बताती है। इतने में रीना मार्केट से घर आती है। वह देखती है कि उसकी सास और पति खड़े हैं। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो दोनों, जैसे पहली बार देखा है? क्या पहन रखा है? रीना, घर से बाहर तुम यह पहनकर चली गई। पता है माँ और मुझे लोगों ने क्या क्या बोला है? क्यों री, तुझे जरा सी भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? तेरी वजह से हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। ओह, तुम और तुम्हारी अनपढ़ वाली सोच आए बड़े इज्जत वाले। तुमको क्या पता शहरी तौर तरीके? तुम गांव वाले लोग गांव में जीते हैं और गांव में ही मर जाते हैं। तुम्हारी वजह से गांव के लोग पिछड़े रह जाते हैं। रीना, बिहेव योरसेल्फ। माँ जी से ठीक से बात करो। बिहेव योरसेल्फ? जैसे आपकी माँ तो कितने अच्छे से बात कर रही है। आई बड़ी इज्जत का पाठ पढ़ाने वाली। और तुमने कहा था कि तुम वह सबका इंतजाम कर दोगी, पर तुम तो एक भी चीज ना ला सकी। बस तुम लोगों से बातें करवा लो, होता तुमसे कुछ नहीं है। इतना बोलकर वह कमरे में चली जाती है। ललिता रोते हुए बोलती है, हाय, किस जन्म का बदला निकाल रही है या? इसने तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सुमित अपनी माँ को चुप कराता है। अगले दिन ललिता और सुमित घर आकर रीना को पेपर देते हैं। रीना खुशी से बोलती है, अरे वाह, यह अच्छा कर रहे हो तुम लोग अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मेरे लिए ये भी करोगी। अरे मूर्ख लड़की, पेपर पढ़ ले पहले। रीना जैसे ही पेपर देखती है वह हैरानी से बोलती है, क्या तुम मुझे डिवोर्स देने का सोच रहे हो? हाँ रीना, हम तुमको अपने घर की इज्जत मानकर लाए थे, लेकिन तुमने इस घर को अपना नहीं समझा। तुम मुझे बहुत समझदार लगी थी कि तुम गांव के तौर तरीके में खुद को ढाल लोगी, लेकिन तुमने तो हमारी प्रॉपर्टी को भी बेचने की बात कर दी और सारे बाजार में हमारी इज्जत खराब कर दी। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह पाऊंगा। हाँ, मत रहो, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम जैसे गरीबों और भुखमंगों के साथ में रहने की। एक डिमांड तो मेरी पूरी कर नहीं सकते। इतना बोलकर वह सिग्नेचर कर देती है। कुछ समय बाद सुमित की दूसरी शादी हो जाती है। वह सुमित और उसकी माँ की इज्जत करती है, उनके साथ बहुत अच्छे से रह